नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन जो टॉपिक है उसको स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक आपको इंडियन जियोग्राफी के सिलेबस में आपको मिलेंगे और इंडियन जियोग्राफी की जो सिलेबस है, चाहे यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, सब में आपको नेचुरल वेजिटेशन टॉपिक मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, उसमें भी नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है पूछ लिए जाते हैं। तो बोथ प्रीलिम्स और मेंस जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव से नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे। जैसे देखेंगे कि सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है और कौन कौन से फैक्टर नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो टाइप ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में मिलते हैं, कितने टाइप के नेचुरल फॉरेस्ट मिलते हैं, उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेचुरल वेजिटेशन, उसको भी यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन, जैसा नाम से पता है नेचुरल, यहाँ पे वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब प्लांट की स्पीसीज, ठीक है। नेचुरल का मतलब नेचुरली, तो ऐसे प्लांट की स्पीसीज जो नेचुरली ग्रो करते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी ह्यूमन इसमें ना ही फर्टिलाइजर देता है, ना ही सीडिंग करता है, और ना ही इसको देखभाल करता है, ना ही इरिगेशन करता है। विदाउट ह्यूमन की हेल्प से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। यदि कहीं पे आपसे पूछ जाए वर्जिन वेजिटेशन क्या होते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन की बात वो कर रहा है। तो ह्यूमन हेल्प के अलावा नेचुरली जो ग्रो करते हैं ऐसे वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप देखोगे फॉरेस्ट में देखो, ह्यूमन ना ही फॉरेस्ट को उगाता है, ना ही उसमें सिंचाई करता है, और ना ही उसको देखभाल करता है, लेकिन फॉरेस्ट वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल है। आप देखोगे क्रॉप हो गए, मैंग्रोव हो गए, मैंगोज ट्री हो गए, प्लांटेशन के ट्री हो गए, ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट आएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट नहीं आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड और श्रब्स, ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है। लेकिन इंडिया में यदि बात करें दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन में जनरली हम लोग फॉरेस्ट को ही स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो नेचुरल वेजिटेशन आपको ग्रासलैंड और श्रब्स ये एक्सटेंसिव इंडिया में नहीं मिलते हैं। जैसे मान लो आप सवाना ग्रासलैंड, या आपको साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, वैसे बड़े एरिया में इंडिया में ग्रासलैंड देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही श्रब देखने को मिलते हैं जैसे रसिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन में सिर्फ आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ग्रासलैंड और श्रब दोनों ही क्या कहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास ही उगते रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के टाइप में सिर्फ फॉरेस्ट की जो टाइप इंडिया में पाई जाती हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ग्रासलैंड और श्रब यहाँ पे क्या है, स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट जो होते हैं उसको श्रब बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंसिव इंडिया में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप की फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि दोस्तों कितने टाइप की नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में मिलते हैं, तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में और फॉर्मेशन में। तो देखो पहला जो फैक्टर है वो है रिलीफ में दो सब फैक्टर हैं, एक है लैंड, दूसरा है सॉइल। फिर देखो क्लाइमेट और रिलीफ दो ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करते हैं। क्लाइमेट में भी आपको 3 सब टॉपिक देखने मिलेंगे। फोटो पीरियड का मतलब है कि सन की जो रेज पड़ती है वो कितने घंटे वहाँ पे सनरेज होती है, यानी सनशाइन कितने आवर का होता है। फिर देखो टेम्परेचर,
कितना वहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन कितनी बारिश होती है, ये आपको क्लाइमेट के पार्ट मिलेंगे। और रिलीफ में आपको लैंड और सॉइल। अब देख लेते हैं लैंड, सॉइल, फोटो पीरियड, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन की ग्रो या डिस्ट्रीब्यूशन करने में फैक्टर अदा करती हैं। फिर देखो लैंड। लैंड का मतलब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन से देखो लैंड के में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट होते हैं। जैसे मान लो प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया और हिली एरिया में अलग अलग तरह के आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की टेरेन अलग अलग होती है। प्लेन एरिया में फर्टाइल लैंड देखने को मिलेंगे। फर्टाइल लैंड में आपको एग्रीकल्चर या ग्रास लैंड या जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉरेस्ट या बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ होंगे वो आपको रफ टेरेन में मिलेंगे। तो लैंड क्या है, एक यहाँ पे फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। जैसे प्लेन एरिया में आप देखोगे, प्लेन एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर होती है या वहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर रफ टेरेन होती है वहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे सॉइल। सॉइल के बारे में आप देखो, जो फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे बहुत सारे ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे। अब देखो सॉइल में भी आप देखोगे सॉइल की एक प्रोफाइल होती है। सॉइल की प्रोफाइल मतलब एक वर्टिकली जो सॉइल की परतें होती है उसको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल की प्रोफाइल। अब देखो अपर सॉइल की प्रोफाइल यदि ज़्यादा फर्टाइल होंगी तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रासलैंड्स है या छोटे ट्री हैं या एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, जैसे मान लो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या देखोगे, अपर जो परत होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर या छोटे छोटे जो घास होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सॉइल लोअर जो प्रोफाइल होती है वो फर्टाइल होती है, जैसे लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल में यहाँ पे जो घास हैं या छोटे प्लांट हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपर जो लेयर है लेटराइट सॉइल का वो क्या है, इनफर्टाइल है, और लोअर लेयर क्या है, फर्टाइल है। इसलिए बड़े बड़े जो ट्री हैं वो लेटराइट सॉइल में देखने को मिलते हैं। तो सॉइल क्या है, एक फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रो में क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है या उसको अफेक्ट करती है। जैसे अभी हम लोग देखें लेटराइट सॉइल में लोअर जो प्रोफाइल होती है सॉइल की वो फर्टाइल होती है, अपर प्रोफाइल इनफर्टाइल होती है। इसलिए लेटराइट सॉइल में जो बड़े पेड़ होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। जैसे रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री होते हैं वो लेटराइट सॉइल में ही ग्रो करते हैं। और देखो सैंडी सॉइल में, सैंडी सॉइल होती है डिजर्ट एरिया में मिलते हैं, और वहाँ पे जो थॉर्नी या जो कैक्टस जैसे पेड़ होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। वैसे ही वेट या मार्सी सॉइल जो होती है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होंगे। ऐसा नहीं है कि वेट और मार्सी सॉइल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे मैंग्रोव टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी अलग फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल क्या होती है, एक फैक्टर होती है जो नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रो करने में हेल्प करती है। अब देख लेते हैं अगला जो फैक्टर कौन कौन से है। अगला फैक्टर टेम्परेचर है। अब देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फॉरेस्ट क्या होती है वहाँ पे ग्रो करती है। ठीक है, जैसे मान लो टेम्परेचर के बेसिस पे आप फॉरेस्ट को भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होती है, और टेम्परेट फॉरेस्ट होती है, टुंड्रा फॉरेस्ट होती है। ये सब टेम्परेचर के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसको बोलेंगे जिसका मीन जो एनुअल टेम्परेचर होगा 24 डिग्री होगा। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट बोलेंगे जहाँ पे 17 से 24 जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होती है वो मीन टेम्परेचर होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट होगी 7 से 17 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो फॉरेस्ट ग्रो करती है उसको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर, ग्रो करने का एक फैक्टर है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रो करने में हेल्प करती है या उसको अफेक्ट करती है। फिर देखो फोटो पीरियड। फोटो पीरियड आपको पता होगा कि फोटो पीरियड क्या होती है, जैसे सनलाइट, यानी कितने आवर सनशाइन वहाँ पे होती है। और आप देखोगे गर्मी के दिनों में सनशाइन ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ही स्पीड से ग्रो करते हैं। तो ऐसे रीजन जहाँ पे सनशाइन ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है, वेजिटेशन की हाइट अच्छी होती है, और वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। और ऐसे जगह जहाँ पे सनशाइन बहुत ही कम होता है
वहाँ पे टेम्परेट या अल्पाइन तरह से वेजिटेशन देखने को मिलेगी और छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाइट उनको देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर फोटो पीरियड क्या है, एक फैक्टर है। फिर देखो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी उतने ही बड़े पेड़ या अच्छे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। तो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में डेंस वेजिटेशन देखने को मिलते हैं कंपेयर टू लेस रेनफॉल वाले एरिया में। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो हिमालय में आप देखोगे सदर्न स्लोप हिमालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नदर्न स्लोप ऑफ वेजिटेशन। जैसे हिमालय है तो नदर्न स्लोप में आप देखोगे तिब्बत का जो रीजन आ जाता है, तो तिब्बत साइड देखोगे तो रेनफॉल कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडियन साइड जो हिमालय है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए नेचुरल वेजिटेशन आपको इंडियन साइड के हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो तिब्बत साइड के हिमालय है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या है प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन अच्छी होगी वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का भी ग्रो अच्छा होगा, डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट में देखोगे तो वेस्टर्न स्लोप जो होती है वेस्टर्न घाट की, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ईस्टर्न स्लोप में आप देखोगे प्रेसिपिटेशन कम होती है वेस्टर्न घाट में, इसलिए वहाँ पे आप देखोगे तो अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वेजिटेशन प्रेसिपिटेशन क्या होती है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ की फॉरेस्ट की डेंसिटी कितनी होगी और कितनी हाइट होगी ट्रीज़ की, वो प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों जो नेचुरल वेजिटेशन के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम लोग देखें फैक्टर में कि लैंड है तो रफ टेरेन फॉरेस्ट के लिए ज़्यादा सुटेबल होती है एज कम्पेयर टू प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन में आपको क्रॉप या एग्रीकल्चर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर सॉइल में हम लोग देखे थे कि सॉइल जैसे लेटराइट सॉइल में लोअर प्रोफाइल जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए लार्जर ट्री देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रासेस या छोटे पेड़ लेटराइट सॉइल में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मैंग्रोव सॉइल में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो सॉइल क्या होती है, एक फैक्टर होती है नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर देखो टेम्परेचर में हम लोग देखे थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है। फिर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे 17 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट और अल्पाइन वेजिटेशन। इस तरह से टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में, यानी उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर देखो फोटो पीरियड भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिपिटेशन भी एक फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में या डेवलप करने में। तो अभी हम लोग देखें कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है और नेचुरल वेजिटेशन की कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसके डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देख लेते हैं इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें कि नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग फॉरेस्ट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड और श्रब इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन के टाइप पूछे तो आप सिंपली लिख सकते हो नेचुरल फॉरेस्ट की टाइप। तो फॉरेस्ट की टाइप आप देखोगे यहाँ पे तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, फिर माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट या ठीक है। तो ये इतने तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया, इसमें भी आप देखोगे जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करने के लिए, उसी की बेसिस पे नेचुरल वेजिटेशन को कैटेगराइज किया गया है। अब देखो पहला क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन के हेल्प से यहाँ पे आप देखोगे 3 तरह के यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको कैटेगराइज किया गया है। कैसे देखो, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा, वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी या श्रब फॉरेस्ट वहाँ मिलेंगे जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन होगा, वहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी या श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर देखो माउंटेन फॉरेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे माउंटेनियस रीजन होगा, यानी टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है घटती है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। जो माउंटेन फॉरेस्ट आपको
आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलेंगे। फिर देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे सॉइल के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, जहाँ पे पेट या जहाँ पे पीटी या मार्सी सॉइल जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के आधार पे 3 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है। फिर यहाँ पे हाइट या टेम्परेचर के आधार पे एक माउंटेन फॉरेस्ट है। फिर सॉइल के आधार पे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये आपको 3-5 तरह के जो मेजर नेचुरल वेजिटेशन के टाइप इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब इसके सब टाइप भी हम लोग देखेंगे डिटेल में और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एक बार इसको देख लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। देखो जहाँ पे आप देखो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल होते हैं वो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट में आपको यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर केरला तक पूरा आपको देखने को मिलेंगे। फिर तमिलनाडु में भी यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे पूरा वेस्ट बंगाल में और इधर आधा जो असम के जो पार्ट है उससे नीचे वाले एरिया में यहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो आपको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअली देखने को मिलते हैं। फिर देखो थॉर्न फॉरेस्ट या डिजर्ट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे शैडो जोन जो वेस्टर्न घाट के वहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पे राजस्थान वाले रीजन और गुजरात वाले रीजन, फिर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का भी कुछ जो रीजन है वहाँ पे आपको डिजर्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे या थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर देखो सॉइल के बेसिस पे हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट या स्वैम्प जो फॉरेस्ट थे उसको कैटेगराइज किया था, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सुंदरवन की डेल्टा में। फिर यहाँ पे महानदी, कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा में भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट या बोल सकते हो माउंटेनियस फॉरेस्ट ये आपको हिमालय रीजन में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर जो मेजर जो फॉरेस्ट है वो आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है या इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। वो आपको जो बचे हुए एरिया है वो आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक यानी डिटेल में इसको देखते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसको देख लो कि ये क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो रेनफॉल वाले एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जनरली लेटराइट सॉइल मिलेंगे। और लेटराइट सॉइल की खासियत है कि अपर जो प्रोफाइल होती है वो इनफर्टाइल होती है। इसलिए इसको यदि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में यदि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो यहाँ पे इजीली जो प्लांट होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेटराइट सॉइल इनफर्टाइल है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो ट्री की जो रीच होती है अप टू 60 मीटर तक हाइट तक पहुँच जाती है क्योंकि जो लोअर जो सॉइल फर्टाइल होती है और इसके अलावा प्रेसिपिटेशन भी अच्छी होती है और यहाँ पे रेनफॉल या फोटो पीरियड भी अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पे ट्री की हाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो नो डेफिनेट टाइम होती है इसमें। जो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो उस जो पत्ते जो झाड़ते हैं सेट द लीफ उसके लिए कोई डेफिनेट टाइम नहीं होती है। और ये हमेशा एवरग्रीन देखते हैं, हमेशा हरे भरे पूरे साल देखने को मिलते हैं क्योंकि एक साथ जो पत्ते होते हैं वो एक साथ ये झाड़ते नहीं हैं। फिर देखो इम्पोर्टेंट जो ट्री हैं इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है। ये आपको प्रीलिम से पूछ लिए जाते हैं और मेंस में यदि इसको आप राइट करते हो तो वैल्यूएशन होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट ट्री है वो इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है और सिनकोना है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखें कि लेटराइट सॉइल में ग्रो करती है। और लेटराइट सॉइल में ग्रो करने का मेन खासियत है यहाँ पे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यदि डिफॉरेस्ट हो जाता है यानी इसको काट दिए जाते हैं तो ईजिली फिर से ग्रो नहीं होती है क्योंकि जो अपर जो प्रोफाइल होती है सॉइल की वो इनफर्टाइल होती है। इसके अलावा ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो रेनफॉल होती है उस एरिया में ग्रो होते हैं और ट्री की हाइट बहुत ही अच्छी होती है और लग्जरियस वेजिटेशन, बहुत सारे वेजिटेशन की वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये एवरग्रीन होती है
और इम्पोर्टेंट ट्री। ठीक है, ये उसके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। जैसा कि रीजन में हम लोग मैप में ही देख लिए थे, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, तमिलनाडु में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल की कोस्ट में देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देख लेते हैं अगला जो टाइप है दोस्तों, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये आपको लार्ज एरिया जो इंडिया के है वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और इसको मानसून फॉरेस्ट भी देखने को बोलते हैं। और इनकी जो एरिया है आपको वहाँ पे प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेंगे 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक होता है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा होता है ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे मिलता है, और ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है वो आपको 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वाला जहाँ पे रेनफॉल होता है उस रीजन में आपको ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं मॉइस्ट जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ रीजन है। रीजन देखो, फुटहिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट में आपको जैसे बम्बू हो गए, साल हो गए, शीशम हो गए और सैंडलवुड हो गए, खैर हो गए, मलबेरी हो गए, ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। फिर देख लें ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से कम रेनफॉल वाले एरिया में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उनकी रेनफॉल की जो होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। रीजन में आप देख सकते हो पेनिनसुलर प्लेट्यू में, यूपी और बिहार की प्लेन में, वहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्री में यहाँ पे टीक, साल, पीपल, नीम, ये इम्पोर्टेंट ट्री है। इसके अलावा भी जो ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस के फॉरेस्ट ट्री भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको टीक, साल, पीपल और नीम के पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अगला जो नेचुरल वेजिटेशन के टाइप है दोस्तों वह है थॉर्न फॉरेस्ट या श्रब। ये आपको डिजर्ट वाले एरिया में या सेमी डिजर्ट वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। अब इनकी जो रेनफॉल की जो लिमिट होती है दोस्तों वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है एनुअली रेनफॉल। ठीक है, तो आपको एरिड और सेमी एरिड वाले जो रीजन हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इसमें, और सेमी एरिड रीजन जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा और पंजाब का भी कुछ रीजन हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो रेन शेडो जो जोन है वेस्टर्न घाट का वो उसका रीजन, वहाँ पे भी थॉर्न फॉरेस्ट या श्रब वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब प्लांट की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट है इसमें, तो आपको कैक्टस देखने को मिलेंगे और यूफा वीड देखने को मिलेंगे, पाम ट्री देखने को मिलेंगे और एकासिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब। अब देख लेते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट को माउंटेनियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। माउंटेनियस फॉरेस्ट में जैसा कि हिमालय रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, और हिमालय रीजन में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड बढ़ती है, वैसे वैसे फॉरेस्ट की जो हाइट होती है यानी ट्री की जो हाइट होती है वो कम होती जाती है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में आपको यहाँ पे सीक्वेंस सक्सेशन देखने को मिलेंगे, और सक्सेशन में आपको सबसे लोअर पार्ट जैसे मान लो ये हो गया हिमालय, तो आप देख लेंगे अप टू 2000 मीटर की हाइट तक आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यानी माउंटेन फॉरेस्ट एक तरह से टेम्परेट ही फॉरेस्ट है। जैसा हम लोग देखे अभी तक हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्कस किए थे और डिजर्ट फॉरेस्ट को डिस्कस किए थे, लेकिन माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट में भी अलग अलग सक्सेशन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप माउंटेन्स की हाइट पे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ट्री की साइज कम होती जाएगी, छोटे होते जाएंगे। तो अप टू 2000 मीटर तक आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये एवरग्रीन होते हैं और जो इनकी पत्तियां होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, और इसमें इम्पोर्टेंट जो ट्री हैं वो है ओक, चेस्टनट ट्री। ये दो इम्पोर्टेंट ट्री है, ये हिमालय रीजन में देखने को मिलेंगे। फिर देखो 1500 से 3000 मीटर यानी 3000 मीटर तक आप देखोगे वहाँ पे जो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉनीफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में क्या होती है, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो ये ऐसे यानी कि एक ट्रेंगल के आकार की होती है। इसमें पाइन, देवदार, सिल्वर फेर और सीडार ये आपको देखने को मिलेंगे, और ये सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय में देखने को मिलेंगे।
और ये होंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। इनकी हाइट आप देखोगे 1500 से 3000 मीटर के बीच में आसपास देखने को मिलेंगे। और हिमालय के ऊपर आप जाओगे अप टू 4500 मीटर तक, तो वहाँ पे आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले हिमालय के फुटहिल में बड़े ट्री देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही ऊपर आप जा रहे हैं, ट्री की जो साइज है वो कम होती जा रही है, कॉनिफेरस ट्री देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर आप जाओगे तो ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, फिर उसके ऊपर आ जाओगे तो श्रब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4500 मीटर तक आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। इसमें कॉमन जो प्लांट हैं वो सिल्वर फिर है, जूनिपर है, पाइन्स हैं और बिरचिन है। फिर इसके ऊपर आप जाते हो, 4500 मीटर से ऊपर जाते हो तो ग्रासलैंड से भी छोटा, जैसे आपको लाइकेन देखने को मिलेंगे, टुंड्रा प्लांट देखने को मिलेंगे, मोसेस देखने को मिलेंगे। ये आपको 4500 से ऊपर जब एल्टीट्यूड में जाते हो तो यहाँ पे वेजिटेशन इस तरह से देखने को मिलते हैं। यानी जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, वेजिटेशन की जो साइज है वो आपको कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होते हैं, रेनफॉल भी कम होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे फोटो पीरियड कम होता जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती जाएगी। इसलिए ट्री की जो साइज है वो कम होती जाती है। फिर अगला जो लास्ट टाइप है दोस्तों वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देख लो, जहाँ पे पीटी सॉइल, जहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे स्वैम्प एरिया होंगे, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये टाइडल फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे मड और सिल्ट दोनों ही एक्युमुलेट होते हैं, यानी कोस्टल एरिया पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इनकी जो रूट होती है वो सबमर्ज होती है अंडर वाटर, यानी वाटर के अंदर इनकी रूट होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की। रीजन आपको देख लो दोस्तों, डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ट्री में सुंदरी ट्री से ही सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। फिर पाम, कोकोनट, क्यूरिया, अगार। सुंदरी ट्री क्या है? एक ड्यूरेबल और हार्ड टिम्बर है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ट्री जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये रहा दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन की टाइप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देख लेते हैं लास्ट जो टॉपिक है यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू नेचुरल वेजिटेशन वो कौन कौन से हैं। देखो 2010 में पूछ लिया गया था, डिस्कस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्केच मैप। स्केच मैप का मतलब है यहाँ पे कि एक्यूरेट मैप नहीं बनाना है, आपको स्केच से इंडिया का मैप बनाना है और उसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को बताना है। जैसे हम लोग देखे थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में दर्शाना है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होती है वेस्टर्न घाट में, और उड़ीसा के रीजन में, तमिलनाडु के कोस्ट पे, वेस्ट बंगाल में, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो हाफ पार्ट है सदर्न एरिया में वहाँ पे। इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन जो मैप अभी हम लोग डिस्कस किए थे उसको आप इस क्वेश्चन में आप दर्शाएंगे और उसका थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। फिर देखो 2001 में पूछा गया था एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ वेजिटेशन जोन ऑफ हिमालय। अभी हम लोग दिखे थे कि जैसे जैसे हाइट हिमालय पे जाते हैं ट्री की जो साइज है वो कम हो जाती है, तो माउंटेन फॉरेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो माउंटेन फॉरेस्ट में हम लोग देखे थे कि जो बड़े ब्रॉड लीफ वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं अप टू कितना तक पाए जाते हैं 2000 मीटर तक पाए जाते हैं। उसके बाद 3000 मीटर तक कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर 4500 तक ग्रासलैंड पाए जाते हैं। उसके बाद श्रब या जो लाइकेन है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे हिमालयन की जो वेजिटेशन है उसको यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट को यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर देखो 1996 में पूछा था डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, कहाँ कहाँ पे हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैरेक्टरिस्टिक में आप बताओगे बहुत ही लार्जर ट्री होते हैं और ट्री का डोमिनेंस होता है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ ट्री यहाँ पे मिलते हैं और लेटराइट सॉइल में ग्रो करते हैं। एक बार यदि ट्री ये डीप फॉरेस्ट हो गए या इसको हटा दिए गए तो इसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लेटराइट सॉइल पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी मिलती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हो, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु के एरिया, उड़ीसा के कोस्टल एरिया, वेस्ट बंगाल के एरिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। फिर देखो 1993 में पूछा था जियोग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया। तो जियोग्राफिकल फैक्टर में आप यहाँ बताओगे कि पीटी सॉइल होनी चाहिए, मार्सी सॉइल होनी चाहिए, जहाँ पे सिल्ट और जो साल्ट है दोनों ही एक्युमुलेट होने चाहिए। तो वहाँ पे
क्या होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। तो ये सारे दोस्तों जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे एग्ज़ाम में, उसको यहाँ पे हम लोग लिस्ट आउट कर लिया है। सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिस्ट आउट नहीं किया है, कुछ क्वेश्चन शायद छूट गए होंगे। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कुछ सजेशन आपको देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।